Hello guys, welcome all of you. This is lecture number 4 of wave optics और आज बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की। और प्रीवियस लेक्चर में बताया फेज डिफरेंस के बारे में, पाथ डिफरेंस के बारे में, वेव्स ट्रेवल करेंगी, सुपरपोज करेंगी, रिजल्टेंट वेव जो बनाएंगी, कैसे लाइट को कैंसिल कर सकती है, कैसे लाइट के साथ लाइट ऐड होकर ब्राइट बना सकती है, किस तरह से वेव्स का फिनोमेनन समझाया था। कुछ ज्यादा लिखने को नहीं था पिछले लेक्चर में, लेकिन आज जो लिखेंगे उसे समझना है अगर आपको, तो जरूरी है कि पिछला लेक्चर आपने देख लिया हो और पिछले लेक्चर से आपने फेज के बारे में, कैसे लाइट को कैंसिल कर सकती है, कैसे अगर एक ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया दूसरे से तो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ के कारण फेज डिफरेंस होगा, फेज के कारण या तो वो कैंसिल कर सकते हैं या वो क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। भाई इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को आज भाई ये टॉपिक मेरे तहे दिल से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। मैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को बहुत बेहतरीन समझा देना चाहता हूं आपको हर डेरिवेशन, हर डायग्राम, हर कॉन्सेप्ट समझा देना चाहता हूं। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात आई है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात आई है। डेफिनेशन ये कहती है कि बहुत सारी वेव्स जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और आपको पिछले लेक्चर से पता है ऐसी लाइट जिसकी सेम फ्रीक्वेंसी है उसे मोनोक्रोमेटिक लाइट कहा जाएगा। और जब वो जिन सोर्सेज से वो आ रही हैं वो कोहेरेंट होने चाहिए। कहने का मतलब उनसे आने वाली लाइट में या तो कोई फेज का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में दोनों क्रेस्ट चले थे, दोनों के क्रेस्ट अगर मान लीजिए कोई डिफरेंस नहीं है, एक का क्रेस्ट चला है और एक का ट्रफ चला है स्टार्टिंग से, तो 180 का डिफरेंस है, लेकिन वो कांस्टेंट रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए टाइम के साथ। तो ऐसे सोर्सेस कोहेरेंट कहलाते हैं। और कोहेरेंट सोर्सेस से आने वाली लाइट जब किसी पॉइंट पर सुपरपोज करेगी, उस एरिया में लाइट की इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। कहीं पर ज्यादा लाइट दिखाई देगी, कहीं पर कम दिखाई देगी, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम, इस तरह से। तो ऐसा होगा तो उसी चीज को आज लिखेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन में सबसे पहले लिखिए कि when interference of light में लिखिए when a number of light waves, when a number of light waves of same frequency, वैसे हम दो की बात करेंगे, तो जब हम दो से सोर्स से पढ़ रहे हैं तो हम दो की बात करेंगे, इसलिए आप इस तरह से लिखिए when two light waves of same frequency with either zero phase difference or constant phase difference traveling in same direction superpose with each other, then the intensity of light in that region is redistributed, becomes maximum at some points and minimum at others। भाई ये डेफिनेशन आपने कंप्लीट करी है कि दो लाइट वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है यानी मोनोक्रोमेटिक है, उनके बीच में या तो जीरो फेज डिफरेंस है या जो भी डिफरेंस है वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, यानी ये कोवेलेंट सोर्सेज से आई हैं। और ये जब सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए सुपरपोज करेंगी, तो जहां ये सुपरपोज करेंगी वहां पर इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कुछ अलग तरीके से बांट दी जाएगी, कहीं पर मैक्सिमम कर दी जाएगी और कहीं पर मिनिमम कर दी जाएगी। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये जोड़ दीजिएगा लास्ट में। और ऐसा तो अब हो गया भाई, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की डेफिनेशन तो मैंने समझ ली। अब मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में समझता हूं कि इंटरफेरेंस होता कैसे है। और भाई एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है ना, ये किसने किया, यंग्स ने किया, और इसलिए कहा जाता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। भाई यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहलाता है ये, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहलाता है ये, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये, YDSEV कहेंगे इसे शॉर्ट फॉर्म में। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब दो स्लिट लेकर कैसा एक्सपेरिमेंट किया भाई इसने। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप को इस तरह से समझिएगा कि भाई मेरे पास क्या है, भाई लाइट का एक सोर्स है, मेरे पास लाइट का एक ये सोर्स था S, यहाँ पर लाइट का सोर्स था ये, इस सोर्स का नाम कुछ S है मान लीजिए।
तो ये S यहाँ पर लाइट का सोर्स था, क्योंकि ये मैंने पॉइंट सोर्स कंसीडर किया है। तो ये पॉइंट सोर्स कैसी वेवफ्रंट प्रोड्यूस कर रहा होगा? स्फेरिकल वेवफ्रंट प्रोड्यूस कर रहा होगा। मैंने सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट पाने के लिए क्या कर दिया? सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट पाने के लिए क्या कर दिया? इसके रास्ते में, तो ये एक इस तरह का क्या है आपके सामने पॉइंट सोर्स है, और मैंने क्या किया? इसके रास्ते में एक स्लिट रख दी है भाई इस तरह से। तो ये एक कार्डबोर्ड है भाई इस तरह से। ये क्या था? एक कार्डबोर्ड है जिसमें बस ये एक स्लिट खिड़की छोड़ दी गई है जिसमें से लाइट ट्रेवल कर सके। तो इस सोर्स से जो लाइट है जब इस तरह की स्लिट से जाएगी तो स्फेरिकल वेवफ्रंट सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट बन जाएंगी। तो ये कॉन्सेप्ट हम जानेंगे आगे चलकर भाई। तो ये पॉइंट सोर्स था, एक स्लिट लगा दी गई है भाई, पॉइंट सोर्स था। अब ये कार्डबोर्ड सा इस तरह से लगाया गया ताकि बाकी और फालतू की रोशनी नहीं आनी चाहिए भाई, फालतू की रोशनी नहीं आनी चाहिए। बस एक कार्डबोर्ड लगाकर एक स्लिट छोड़ दी। ये सोर्स, ये लाइट तो यहाँ से आ रही है, लेकिन अब मेरे लिए ये सोर्स बन गया, ये सोर्स है मेरे लिए, क्योंकि इससे जो लाइट्स आई थी वो लाइट इस स्लिट से होते हुए आगे पहुंची गई। लेकिन ये तो एक आपने खिड़की बनाई है, मुझे तो दो लाइट के सोर्स चाहिए थे, मुझे दो लाइट के सोर्स चाहिए थे। एक बार फिर आपको रास्ते में कार्डबोर्ड रख देना चाहिए, एक बार फिर कार्डबोर्ड रख देना चाहिए, और इस बार इस कार्डबोर्ड में दो होल्स किए जाएं भाई इस तरह के, दो खिड़की बनाई जाए इस तरह की। इन्हें स्लिट्स कहा जाता है, और इन स्लिट्स के बीच का एक डिस्टेंस है जो आगे चलकर फॉर्मूले में यूज किया जाएगा। इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, मतलब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होगी, लेकिन इसकी वैल्यू पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इसलिए ये दो स्लिट्स हैं, स्लिट्स के बीच में कुछ डिस्टेंस भी है। भाई वैसे तो मेरे पास एक ही सोर्स था, मैंने उसे दो सोर्स में डिवाइड कर दिया है, दो खिड़कियां बना दी, एक सोर्स S1 बन गया और एक सोर्स S2 बन गया। इस तरह से मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने दो अलग अलग बल्ब क्यों नहीं लिए भाई? क्योंकि दो अलग अलग बल्ब कभी भी जुड़वा नहीं हो सकते, दो अलग अलग बल्ब कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। आप दोनों बल्ब सेम कंपनी के लेकर आए हैं, सेम पावर के लेके आए हैं, सेम वोल्ट के लेकर आए हैं, सेम मटेरियल से बने हुए हैं, लेकिन उन्हें सेम आपने अपने ही घर में दो होल्डर्स में लगाया है। बट वो जो लाइट प्रोड्यूस करेंगे ना दोनों बल्ब, वो कभी भी क्या नहीं हो सकती है? कोहेरेंट सोर्सेज वाली लाइट नहीं हो सकती है। ऐसा क्यों है भाई? सब कुछ सेम होते हुए भी, क्योंकि लाइट प्रोड्यूस करी गई है करोड़ों एटम्स को एक्साइट कर कर उन्हें इलेक्ट्रॉन्स वापस आया है। तो करोड़ों से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? एक्साइटेड हो रहे हैं, और फिर वापस अपनी स्टेट में आकर एनर्जी को क्या कर रहे हैं? रेडिएट कर रहे हैं। लाइट किसी सोर्स से आ रही है तो उसमें करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स ने ट्रांजिशन किया है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं तो मैं फिजिक्स के 12वें चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको। इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जब लोअर ऑर्बिट में आता है, एनर्जी रेडिएट करता है फोटोन की फॉर्म में, कुछ फ्रीक्वेंसी होती है उस फोटोन की, यानी कि कुछ फ्रीक्वेंसी की लाइट प्रोड्यूस करता है। तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स एक साथ ऐसा फिनोमेनन कर रहे हैं, और ये जरूरी नहीं कि दोनों के अंदर, दोनों बल्ब्स के अंदर जो चेंजेस इलेक्ट्रॉन्स में आ रहे हैं वो एक साथ एक जैसे आ रहे हो। इसलिए दो एक जैसी पावर के, एक जैसी वोल्ट के, एक जैसे मटेरियल के, एक ही कंपनी के बल्ब भी कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते भाई। कोहेरेंट सोर्सेज सिर्फ और सिर्फ कैसे बनेंगे? एक ही सोर्स को दो में डिवाइड कर कर कोहेरेंट सोर्सेज बनते हैं भाई। तो इनिशियली मेरे पास एक ही सोर्स है, इसमें जो चेंज आएगा, ये अगर आप ये मान लो पहले क्रेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, फिर ये ट्रफ प्रोड्यूस करता है, तो वो जो चेंज आ रहा है वो इस सोर्स का दोनों स्लिट्स के लिए एक साथ चेंज आएगा भाई। ये सोर्सेज S1 S2 कैसे हैं? कोहेरेंट सोर्सेज हैं। इन कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट और आगे जाएगी। हेडिंग को रब कर देते हैं भाई, आपने लिख तो ली ही होगी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की ये बात। और भाई सामने क्या है? एक स्क्रीन, सामने क्या रखी हुई है? एक स्क्रीन रखी हुई है। तो सामने एक स्क्रीन रखी हुई है, ये जो स्लिट्स रखी हुई है ना, ये स्लिट्स जहां रखी हुई हैं और ये स्क्रीन जहां रखी हुई है, इनके बीच का डिस्टेंस कैपिटल D है।
इसका भी एक पर्टिकुलर फंडा है भाई, ये भी किसी फॉर्मूले में यूज होगा। और जो लाइट यहां से यूज करी गई है उसकी वेवलेंथ लैम्बडा है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्बडा इसकी वेवलेंथ है लाइट की भाई, इस तरह से। तो लैम्बडा वेवलेंथ की लाइट इस सोर्स पर आकर, ये तो बस ये यही सोर्स है, एस ही सोर्स है ये मान लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पॉइंट सोर्स था, मैंने सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट्स बनाने के लिए ऐसा यूज किया। यहां से बात करते हैं, ये सोर्स हो गया, यहां से लाइट आई, दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, दोनों में लाइट तो एक ही जगह से आई है, तो ये S1 S2 कैसे सोर्सेज हैं, कोहेरेंट सोर्सेज है भाई यहां पर। और इन सोर्सेज से लाइट आगे चली गई, S1 से S2 से लाइट आगे जाएगी और यहां पहुंचेगी। बीचों बीच बात करूं भाई यहां पर, तो बीच में ये एक ऐसा रीजन होगा, बीचों बीच जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स का डिस्टेंस S1 से S2 से सेम है, दोनों से लाइट ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, सेम नंबर ऑफ साइकिल्स बनाई होंगी, सेम पाथ ट्रेवल किया है, कोई पाथ का डिफरेंस नहीं है, कोई एंगल का डिफरेंस नहीं है, और क्रेस्ट पे आएगा, ट्रफ पे आएगा। यहां पर लाइट के साथ ऐड होकर काफी ज्यादा ब्राइटनेस दिखाएगी भाई। ये सेंटर पर जो बना है, सेंटर पर लाइट बहुत ज्यादा बनी है, और लाइट जहां ज्यादा होगी उसे मैक्सिमा कहा जाएगा, उसे ब्राइट कहा जाएगा। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा भाई, सेंटर पर क्या बना, एक मैक्सिमा बना है। इस ये ऐसा रीजन है, ये एक ऐसे जगह है, ऐसा एरिया है जहां पर काफी लाइट दिखाई देगी भाई आपको। तो इसके बाद थोड़ा इधर जाना स्टार्ट करोगे, S1 से आने वाली लाइट कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, S2 से आने वाली लाइट कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और मान लो आधी वेव एक्स्ट्रा ट्रेवल करी है, आपको बताया मैंने पिछले लेक्चर में, आधी वेव एक्स्ट्रा ट्रेवल करी है, तो पाई का फेज डिफरेंस हो गया। और भाई इसका अगर क्रेस्ट पहुंचेगा तो इसका ट्रफ पहुंचेगा, लाइट को कैंसिल करेगी, और लाइट ने लाइट को कैंसिल कर कर यहां पर तो क्या कर दिया भाई, डार्कनेस कर दी भाई, यहां पर तो अंधेरा हो गया भाई। लाइट वेव नेचर की क्यों है, क्योंकि ये ऐसा फिनोमेनन देखने को मिलता है, मुझे ऐसा फिनोमेनन देखने को मिलता है कि यहाँ लाइट ने और देखिए एक और बात बता दूं मैं आपको, एक बल्ब से जितनी लाइट यहाँ होनी चाहिए, दो बल्ब से कितनी होनी चाहिए, डबल, लेकिन यहाँ पर कितनी है, 4 टाइम्स। मैं बताऊंगा ये आई क्या है, इंटेंसिटी भाई। तो कितने टाइम्स है भाई, 4 टाइम्स। तो आपको बता दूं कि S1 से लाइट आई है, S2 से लाइट आई है, तो ऐसा नहीं दोनों की लाइट को मिलाकर डबल हो गई होगी, यहाँ पर यहाँ लाइट मिलेगी 4 टाइम्स, आपको 4 गुना लाइट मिलेगी भाई, डबल की बजाय 4 गुना क्यों हो गई। और यहाँ लाइट ने लाइट को कैंसिल कैसे कर दिया, तो वो तो वेव नेचर, इसीलिए प्रूव किया भाई लाइट को वेव नेचर का क्यों माना गया, क्योंकि इस चैप्टर में जो फिनोमेनन पढ़ने को मिलेंगे ना, वो वेव नेचर के बिना पॉसिबल नहीं है। अगर लाइट का पार्टिकल नेचर होता, S1 से एक पार्टिकल आता, S2 से एक पार्टिकल आता, दोनों जुड़कर यहाँ पर एनर्जी को ज्यादा करते, ब्राइट दिखाई देता। और फिर कहीं पर भी बात कर लो भाई, हर जगह 2 पार्टिकल पहुंचेंगे और लाइट को ज्यादा ही करते, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा। ये तो तभी पॉसिबल है जब लाइट का कैसा नेचर है, वेव नेचर है। तो ये इंटरफेरेंस फिनोमेनन, इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा वो फिनोमेनन, और इस चैप्टर से कट गया है पोलराइजेशन, हम नहीं पढ़ेंगे, बट ये तीनों फिनोमेनन लाइट के वेव नेचर को प्रूव करते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा, सेंटर पर मैक्सिमा बना है अगर शुरू से कोई डिफरेंस नहीं था तो। S1 से क्रेस्ट चला, S2 से क्रेस्ट चला, यहां क्रेस्ट पहुंचा तो इसका भी क्रेस्ट, ट्रफ पहुंचा तो इसका भी मैक्सिमा बनेगा। शुरू में इसका क्रेस्ट चलता और इसका ट्रफ चलता, यानी शुरू से ही 180 का डिफरेंस होता, तो सेंटर पर एक का क्रेस्ट आता और इसका ट्रफ आता, फिर इस केस में सेंटर पर क्या बनता, डार्क, फिर साइड में क्या बनता, ब्राइट। तो अगर शुरू से कोई डिफरेंस नहीं माना है मैंने, शुरू से तो ये साथ साथ चले थे, क्रेस्ट चला तो ये भी क्रेस्ट, ट्रफ चलेगा तो ये भी ट्रफ, तो सेंटर पर क्या बनेगा भाई, मैक्सिमा। उसके बाद इधर आकर एक डार्क बन गया, इसे कहेंगे फर्स्ट डार्क भाई, इसे कहेंगे फर्स्ट डार्क। इधर भी इस तरह से, इस तरफ भी ऐसा स्पेस होगा, इस तरफ भी ऐसा स्पेस होगा,
कि S2 से कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, S1 से ज्यादा किया, आधी लैम्बडा एक्स्ट्रा ट्रेवल करी है, λ/2 का पाथ डिफरेंस है और भाई 180 का फेज डिफरेंस हो गया है, क्रेस्ट ट्रफ पर आ रहा है, ट्रफ क्रेस्ट पर आ रहा है, इधर भी एक डार्क बन गया भी, इसका नाम भी फर्स्ट डार्क है भाई। ये सेंटर पर एक ऐसी जगह होगी जहां पर लाइट ज्यादा होगी, फिर उसके दोनों तरफ लाइट कम होगी। अगर बिल्कुल बराबर सोर्स लिए गए हैं, जितनी इसकी विड्थ है, यानी इसकी जो विड्थ है, जितना होल ये है उतना ही होल अगर ये है, जितनी स्लिट ये बनाई हुई है, जो लेंथ और ब्रेथ इसकी है वही लेंथ ब्रेथ अगर इसकी है, तो भाई जहां पर ब्राइट है वो बहुत ब्राइट होगा और जो डार्क है वो बिल्कुल डार्क, भाई कैंसिल कर देगा पूरी तरह से। एम्पलीट्यूड अगर वेव्स के सेम है तो कैंसिल कर कर बिल्कुल जीरो, अंधेरा बिल्कुल होगा भाई साइड में। देखो थोड़ी आगे चलकर फिर एक पॉइंट, ये सेंटर था भाई, O पॉइंट था यहाँ पर, ये P1 पॉइंट था, इधर P1 डैश नाम दे दिया। आगे चलकर P2 पॉइंट की बात करूं कहीं पर, तो फिर दोबारा जो है वो लाइट क्या होगा, इससे कम है, इससे ज्यादा है, और मान लो एक लैम्बडा, इस जे डार्क जहां बना वहां आधी लैम्बडा एक्स्ट्रा थी, कैंसिल कर गई, इससे आगे एक लैम्बडा एक्स्ट्रा ट्रेवल करी है, एक लैम्बडा में 2 पाई का डिफरेंस आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रेस्ट क्रेस्ट पे आएगा, ट्रफ ट्रफ पे आएगा। पिछले लेक्चर में ये बात मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, इसीलिए मैं इंटरफेरेंस में आगे बढ़ता जा रहा हूं। तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा, भी क्रेस्ट क्रेस्ट पे ट्रफ फिर ब्राइट बन गया, इधर भी इस तरह से ब्राइट बन जाएगा भी इस तरह से, और भाई ऐसे बनते जाएंगे, फिर डार्क बन जाएगा, फिर ब्राइट बन जाएगा, डार्क ब्राइट, ये सिलसिला चलता रहेगा, एक जगह जाकर खत्म ही हो जाएगा। एक ऐसा स्पेस आएगा जिसके एक थोड़ी देर के बाद, मान लो मैं यहां कर देता हूं, ऐसे बनना ही बंद हो जाएगा, लेकिन जब तक बनेगा तब तक सारे के सारे डार्क एक जैसे होंगे, सारे के सारे ब्राइट एक जैसे होंगे, एक टाइम के बाद बनने ही बंद हो जाएंगे, लेकिन जब तक बनेंगे सारे ब्राइट एक जैसी रोशनी के होंगे, सारे के सारे डार्क में भी एक जैसी इंटेंसिटी होगी भाई इस तरह से। तो ये फर्स्ट डार्क था, उसके बाद ये फर्स्ट ब्राइट आया भाई, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बना है ये इस तरह से, फिर ये सेकंड डार्क फ्रिंज बना है भाई इस तरह से। तो भाई ये डार्क ब्राइट के जो रीजन हो गए हैं ना, इन्हीं को क्या कहा जाता है, फ्रिंजेस कहा जाता है भाई, इन्हीं को क्या कहा जाता है, फ्रिंजेस कहा जाता है। और ये सेंट्रल ब्राइट है, इधर डार्क बन रहा है, इधर डार्क बन रहा है, दो डार्क के बीच का डिस्टेंस भाई, दो डार्क जो बन रहे हैं, इधर डार्क इधर डार्क, दो डार्क के बीच का डिस्टेंस क्या है भाई, एक विड्थ है किसकी, विड्थ है किसकी, सेंट्रल ब्राइट की विड्थ है भाई। तो ये फर्स्ट डार्क इधर, फर्स्ट डार्क इधर, दो डार्क के बीच में क्या बन रहा है, ब्राइट बन रहा है। ऐसे ही दो ब्राइट के बीच में क्या बन रहा है, एक डार्क बन रहा है। तो एक डार्क की कितनी विड्थ है और एक ब्राइट की कितनी विड्थ है, इस विड्थ को क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बीटा को फ्रिंज विड्थ कहते हैं। हम इसका एक फॉर्मूला बनाएंगे, इतनी बात इंटरफेरेंस में आपको समझ में आनी चाहिए भाई। तो ये फ्रिंज विड्थ कहलाएगी बीटा, हम इसका एक्सप्रेशन जानेंगे। तो इन्हें फ्रिंजेस कहा जाता है। और ये क्यों बनी है इस तरह से, मैं एक और ज्योमेट्रिकल शेप से आपको समझा सकता हूं, एक और ज्योमेट्रिकल शेप से आपको समझा सकता हूं कि भाई इस तरह से आपके पास लाइट का था एक सोर्स, आपने क्या किया, इसके सामने एक इस तरह से स्लिट रख दी भाई, पहली स्लिट रखी थी, उसमें एक कार्डबोर्ड रखा था, उसमें एक स्लिट रखी गई थी। तो एक स्लिट रखी गई थी इस तरह से, तो इससे स्फेरिकल वेवफ्रंट्स आ रही थी। एक बार क्रेस्ट आया, फिर एक बार ट्रफ आया, फिर एक बार क्रेस्ट आया, इस तरह से भाई। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ये स्फेरिकल हो गई, सिलेंड्रिकल हो गई है। तो एक बार क्या आया है, मान लो यहाँ पर इससे पास होने के बाद यही हमारा सोर्स है लाइट का भाई। तो यही हमारा सोर्स है, सोर्स एक रखा हुआ था यहाँ पर, ये एस बन गया अब हमारे लिए। और इससे एक बार क्रेस्ट आता है, फिर एक बार ट्रफ आता है भाई। वेव फ्रंट से डिनोट कर सकता हूँ, आप जानते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल भाई। तो ऐसे एक बार क्रेस्ट आता है, एक बार ट्रफ आता है,
यू डिनोट करिए भाई। इसके बाद इसके रास्ते में 2 स्लिट्स रख दी गई हैं और इन दोनों स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो d नाम दिया गया है। तो 2 स्लिट्स रख दी गई हैं, एक का नाम S1 है और एक का नाम S2 है, और इनसे जो लाइट आई है, इनसे जो लाइट अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है भाई, 2 पार्ट्स में। फिर ये वेव फ्रंट्स जो थी, ये वेव फ्रंट्स दोनों से निकलेगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक ही सोर्स को 2 में डिवाइड कर दिया, तो ये दोनों अब क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज, क्योंकि इनके पीछे जाइए लाइट तो एक ही सोर्स से आई है इनिशियली, ये जुड़वा है भाई, ये कोहेरेंट सोर्सेज है भाई। ये S1 एक बार क्या प्रोड्यूस करता है भाई, क्रेस्ट। ये S1 एक बार क्या प्रोड्यूस करता है, क्रेस्ट प्रोड्यूस करता है इस तरह से, और ये S1 भी पहले क्रेस्ट प्रोड्यूस करता है। शुरू में मैंने कोई डिफरेंस नहीं माना भाई, मैंने शुरुआत में इनमें कोई डिफरेंस नहीं माना है भाई, तो दोनों सेम फेज में है। इसका S1 से क्रेस्ट चला, S2 का भी क्या चला है, यहाँ से क्रेस्ट चला है। इसके बाद S1 ने, इसके बाद क्या हो गया है, इसके बाद S1 ने क्रेस्ट के बाद ट्रफ भेजा होगा, S1 ने क्रेस्ट के बाद ट्रफ भेजा होगा इस तरह से, और इस S2 ने भी एक ट्रफ भेजा होगा भाई इस तरह से। इसके बाद भाई S1 क्या करेगा, फिर एक क्रेस्ट बनाएगा, S1 क्या करेगा, एक क्रेस्ट बनाएगा दोबारा से, डार्क लाइन क्रेस्ट बन रही है और डॉटेड लाइन ट्रफ बन रही है, फिर एक क्रेस्ट आया इस तरह से। एक बार फिर S1 ने क्या भेजा होगा, आपको एक क्रेस्ट भेजा होगा, इधर से S2 ने भी क्या किया होगा, आपको एक यहाँ से ट्रफ भेजा होगा भाई। वैसे बनाते जाओ, मजा आता जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं बनाएंगे भाई, हमें कोई खास समय खराब करने की इच्छा नहीं है। फिर एक क्रेस्ट बनाया इसने, फिर एक क्रेस्ट बनाया इसने, इस तरह का सिलसिला चलाते चले जाइए भाई। इस तरह का सिलसिला अगर चलता जाएगा, क्रेस्ट ट्रफ बनते जाएंगे, सुंदर हो जाएगा वे डायग्राम। इसलिए मैं थोड़े और बना लेता हूँ। मैंने फिर ये ट्रफ बना लिया भी इस तरह से, फिर मैंने इसका भी एक ट्रफ बना दिया भी इस तरह से, इस तरह से मैंने फिर एक ट्रफ बना दिया भी इस तरह का। और अब आपको देखने को क्या मिलेगा, अब आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पर आगे चलकर फिर क्या रख दी गई भाई, एक स्क्रीन। आगे चलकर एक स्क्रीन रख दी गई है, स्क्रीन को सीधा कर लेते हैं भाई। आगे चलकर मैंने एक स्क्रीन रखी है इस तरह से, तो इस स्क्रीन का डिस्टेंस इन स्लिट्स से कितना होता है, d डिस्टेंस होता है भाई। तो ये स्क्रीन रखी गई है, स्क्रीन कितने डिस्टेंस पर रखी गई है, d डिस्टेंस पर स्क्रीन रखी गई है इस तरह से। देखिए ध्यान से भाई, बिल्कुल बीचों बीच जो पॉइंट होगा स्क्रीन के, O पॉइंट भाई, यहाँ पर ये सीधी लाइन यहां से खींचू ना, इस तरह की एक लाइन खींची भाई मैंने इस तरह की। थोड़ा सा डायग्राम हो सकता है ये टेढ़ा बन गया ऊपर की तरफ, वैसे समझने को ध्यान से समझिए। जो लाइन मैंने खींची है ना इस तरह की भाई यहाँ पर, तो ये O पॉइंट सेंटर है, ये ऐसे लेकर चलिए भाई इस तरह से। तो ये थोड़ी सी लाइन ऊपर की तरफ बन गई है टेढ़ी इस तरह से। इस लाइन पर अगर इसका डार्क, इस S1 का ये डार्क सर्कल आ रहा है, तो इसका भी डार्क सर्कल आ रहा है। फिर इसके बाद इसके डॉटेड इंक क्रॉस कर रहे हैं, इसके भी डॉटेड वाली रेड वाली क्रॉस कर रही है। फिर डार्क इसकी आ गई, इसकी भी डार्क, फिर इसकी डॉटेड, इसकी डॉटेड, फिर इसकी मतलब इस लाइन पर आप बहुत सारे पॉइंट्स लेते जाइए। S1 का अगर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पर डार्क वाला, तो S2 का भी उस पॉइंट पर कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, डार्क वाला, यानी क्रेस्ट पर चल रहा है। थोड़ी और आगे इस लाइन पर पॉइंट की बात करूं, इसका डॉटेड सर्कल, इसका भी डॉटेड सर्कल, इस तरह से बस ऐसे चलते जाइए। इस लाइन पर चलते 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 इस O पॉइंट की बात करूं ना, तो इस O पॉइंट पर भी ऐसे सर्कल बनते जाते, तो इस पॉइंट पर इसका अगर डार्क वाला इंटरसेक्ट करता, तो इसका भी डार्क वाला इंटरसेक्ट करता है। इसका डॉटेड वाला इंटरसेक्ट करता, तो इसका भी डॉटेड वाला इंटरसेक्ट करता है। ये बताने के लिए है ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मेरे बेटे, कि अगर इस O पॉइंट पर इस S1 से क्रेस्ट पहुंचता है डिस्टरबेंस की फॉर्म में, तो इस S2 से भी क्रेस्ट पहुंचता है। फिर S1 उसे चेंज कर ट्रफ कर देता है, तो S2 भी उसे चेंज कर ट्रफ कर देता है। और ऐसा होता है ना अगर, तो यानी ये कहेंगे कि अगर मान लो
अगर मान लो इसमें एक का क्रेस्ट आता है तो इसमें दूसरे का भी क्रेस्ट आता है और इसलिए रिजल्ट में एक बड़ी वेव बन जाती है, इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है। और मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला इसी ज्योमेट्रिकल के साइड में लिख लेना, ऐसे ज्योमेट्रिकल के साइड में लिख लेना इससे कि इंटेंसिटी कितनी होगी भाई, किसी बल्ब से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। तो लाइट की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के भाई, लाइट की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के भाई। ओके, दिखाई नहीं दे रहा, वहां पर ज्यादा दूर लिख दिया मैंने शायद, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं, मे बी नहीं दिख रहा था शायद, कोई बात नहीं। इंटेंसिटी की बात हो रही है और इंटेंसिटी लाइट की कितनी होगी ये एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बात एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, कांस्टेंट कोई के कांस्टेंट लगा दिया, क्या है ये के, क्या यूनिट है, छोड़ दीजिए इन चक्रों को, बस ये समझ लीजिए कि एक कांस्टेंट आया तो इंटेंसिटी की वैल्यू आई के इंटू ए स्क्वायर लिखी जा सकती है। मतलब S1 से जो वेव आई है उस वेव का एक एम्पलीट्यूड होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो A1 है। S2 से जो लाइट आई उसका एक एम्पलीट्यूड होगा, वो A2 है। अगर ऐसा है A1 और A2 तो ये दोनों जाकर यहाँ पर एक का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरी वेव का A2 है और ये A1 प्लस A2 हो जाएगा, एम्पलीट्यूड और बड़ा हो गया भाई और ज्यादा इंटेंसिटी होगी भाई। तो एक का एम्पलीट्यूड A1 है, एक का A2, ऐड होकर A1 प्लस A2 हो गए और इंटेंसिटी वहां पर कितनी लाइट होगी, ब्राइटनेस कितनी होगी, वो इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के। एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया है फाइनल वेव का तो ज्यादा इंटेंसिटी दिखाई देगी भाई यहाँ पर, और यहाँ पर बना भाई O पॉइंट पर सेंट्रल ब्राइट बना भाई, सेंट्रल ब्राइट बना, सेंटर पर ब्राइट बना भाई। एक लाइट ऊपर की तरफ कंसीडर करिए, एक लाइन ऐसी है, ये ऊपर की तरफ ये लाइन गई है भाई बड़ी ही बारीकी से अगर आपने ये डायग्राम बनाया होगा ना तो आप देखेंगे इस वाली लाइन पर इसका डार्क आएगा तो इसका डॉट वाला आएगा, इसका डॉट वाला आ रहा होगा तो इसका डॉट वाला इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो इस लाइन पर जो पॉइंट्स हैं यहां से देख लीजिए भाई, यहां से देख लीजिए, ये डार्क लाइन आई इसकी और इसकी ये डॉटेड वाली लाइन थी भाई। फिर इसकी जो है वो ये डॉटेड वाली है, इसकी ये डार्क वाली लाइन। यहां ध्यान से देखिए इस पॉइंट को भाई, इसकी डार्क वाली, उसकी डॉटेड वाली, इस पर इसकी डार्क वाली है, इसकी डॉटेड वाली, यानी इसका क्रेस्ट आता है ना इसके किसी पॉइंट पर तो इसका ट्रफ आता है। चलते 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 यहां किसी P पॉइंट की बात करूं, P1 पॉइंट की, अगर मान लीजिए एक वेव ने क्या भेजा है अपना क्रेस्ट, तो दूसरी वेव ने यहां इस P पॉइंट पर अपना क्या भेजा है भाई, ट्रफ। जब ये ट्रफ भेजेगी तो ये क्रेस्ट भेजेगी, और ऐसे में तो भाई कैंसिल कर दो, मतलब अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है तो बिल्कुल जीरो कर दो, और यहां पर क्या बन गया भाई, फर्स्ट डार्क बन गया, लाइट कैंसिल हो गई इस तरह से। ऐसे ही इस डायरेक्शन में भी अगर आप चलेंगे तो यहां पर ये P1 डैश, यहां पर भी एक फर्स्ट डार्क बन जाएगा, लाइट को कैंसिल करेगी, एक का क्रेस्ट और एक का ट्रफ जीरो हो जाएगी। आगे चलकर देखो फिर एक लाइन खींचूं, फिर ऐसी लाइन बनेगी कि दोनों के डार्क और दोनों के डॉटेड आएंगे, वहां पर चलकर फिर एक ब्राइट बन जाएगा, इधर भी आकर फिर से क्या बन जाएगा भाई, ब्राइट बन जाएगा। इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है क्या, इंटरफेरेंस फिनोमेनन। इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है क्या, इंटरफेरेंस फिनोमेनन। इस तरह से इंटरफेरेंस हो रहा है भाई। क्या क्या टर्म्स होती हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, ध्यान रखिएगा। सोर्स लिया गया है S, इस S सोर्स का भी इस S2 से ये कुछ डिस्टेंस होता है, इसकी बातें आगे चलकर करेंगे, अभी सीख लेते हैं। S1 S2 दो सोर्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल d कहलाता है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स कहलाता है। और ये स्क्रीन है और स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस ये कैपिटल D कहलाता है। और लाइट जो यूज करी गई है इसमें वो लैम्बडा यूज करी गई है, क्योंकि मैंने कहा था आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करी गई है भाई, व्हाइट लाइट को यूज नहीं किया है अभी।
व्हाइट लाइट के अंदर क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं अलग अलग कलर के। मैंने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट यूज करी यहाँ, मैं चाहे रेड को यूज करूंगा, चाहे ब्लू को, ग्रीन को, वॉयलेट को, पर्पल को, एक्सरे, गामा, कुछ भी यूज करिए आप भाई। हालांकि विजिबल लाइट से ही आपको इंटरफेरेंस दिखाई देगा, बट लाइट जो भी होती है सभी इंटरफेरेंस करती हैं, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रा, सब दिखाई किससे देगा, विजिबल वाली लाइट से। तो ये ध्यान रहे कि मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट ली है। क्यों ली है, इसका रीजन भी हम आगे जानेंगे, ये तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनता है। अब बात आई है भाई क्या, कंडीशंस की, फॉर्मूले की, कब बनेगा ब्राइट और कब बनेगा डार्क। कब बनेगा ब्राइट और कब बनेगा डार्क, ये तो पोजीशंस देखी हैं ज्योमेट्रिकली, थ्योरेटिकली फॉर्मूले जानने हैं मुझे, कब ब्राइट बनेगा और कब बनेगा एक डार्क। और इसीलिए ये डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट, पेपर में ये डेरिवेशन आपका आएगा, और पेपर में ये डेरिवेशन जब आएगा तो 3 से 5 नंबर देकर जाएगा, और सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई। लिखिएगा कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। भाई मैक्सिमा कब बनेगा और मिनिमा कब बनेगा, मुझे ये कंडीशन डिराइव करनी है, और मैक्सिमा कब बनेगा और मिनिमा कब बनेगा, ये कंडीशन जब मुझे बतानी है तो मुझे पहले डेरिवेशन करना पड़ेगा कि इंटेंसिटी फाइंड आउट कैसे करेंगे। लाइट के साथ लाइट मिली है तो वहां जाकर लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी ये कैसे जानेंगे। भाई दो सोर्सेज है आपके पास, S1 एंड S2। एक से जो S1 से जो लाइट आई है, मान लीजिए उसकी इक्वेशन लिखी जा सकती है y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। भाई लाइट क्या है, एक वेव है, और मैं इस तरह से एक इक्वेशन लिख सकता हूं, ऑसिलेशंस तो हो रही है पार्टिकल्स के बेसिस से। तो जब S1 से लाइट पहुंची है कहां पर, स्क्रीन पर, तो उस पॉइंट पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, y1। और इसी तरह से S2 से जो लाइट आई है वो जब P पॉइंट पर पहुंची है तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट कराना चाहती है, A2 sin ओमेगा t प्लस फाई। भाई फाई का क्या है, फेज डिफरेंस है। ये फाई क्या था, फेज डिफरेंस। मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में कि मान लीजिए दो S2 से जो लाइट आई है, अगर ये दोनों सेंट्रल ब्राइट की बात करूं तो दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, कोई पाथ डिफरेंस नहीं और कोई फेज डिफरेंस भी नहीं रहा होगा, फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो मैं थोड़ी आगे किसी पॉइंट की बात करूं, हो सकता है इस S2 से आने वाली लाइट ने आधी वेवलेंथ एक्स्ट्रा ट्रेवल करी हो या एक वेवलेंथ एक्स्ट्रा ट्रेवल करी हो, और उसके कारण क्या आ जाता है, पाथ डिफरेंस आ जाता है। पाथ डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस आ जाता है। फेज डिफरेंस पे ही तो डिपेंड करता है कि वहां मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, भाई लाइट ज्यादा होगी या कम होगी। भाई ठीक है भाई, तो S1 और S2 दो सोर्सेज है, दोनों से क्या चली है, लाइट चली है। एक की इक्वेशन y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, एक इक्वेशन y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस फाई, जहां पर फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। एक का एम्पलीट्यूड a1 मान लिया, एक का एम्पलीट्यूड a2 मान लिया। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नाम ले दिया जाएगा, तो दोनों की बराबर एम्पलीट्यूड रहे होंगे, a1 a2 को इक्वल मान लेंगे। दोनों स्लिट्स के डायमेंशन सेम रहे होंगे, सेम साइज की स्लिट्स रही होगी, सेम साइज के सोर्स रहे होंगे भाई। बट फिलहाल जनरल डिराइव करेंगे a1 a2 एम्पलीट्यूड। मैंने ओमेगा दोनों की सेम ली है भाई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, ये दोनों मोनोक्रोमेटिक वेव्स है भाई। आगे चलिए भाई, सुपरपोज करते हैं जब ये, तो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये दोनों वेव्स क्या करती हैं, सुपरपोज करती हैं स्क्रीन पर जाकर। स्क्रीन पर किसी पॉइंट पर जब ये दोनों वेव्स सुपरपोज करेगी तो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से जो इन दोनों से मिलकर रिजल्टेंट वेव बनेगी, वो रिजल्टेंट वेव क्या होगी, y इज इक्वल टू y1 प्लस में y2। मैंने इस बार वेक्टर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने इस फॉर्म में साइन की फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है, ये अपने आप बता देगी कि डायरेक्शन कैसी है। किसी t टाइम पर टाइम की वैल्यू पुट करूं तो y की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव आएगी तो ऊपर है, नेगेटिव आएगी तो नीचे है, तो ये अपने आप बता देगा, वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं इस बात में।
तो रिजल्टेंट वेव कैसी होगी, y1 की वैल्यू है a1 sin ओमेगा टी और प्लस y2 की वैल्यू है a2 sin ओमेगा टी और प्लस में क्या था भाई फाई। अब a1 sin ओमेगा टी को ऐसे ही रहने दीजिए प्लस a2 और भाई sin a प्लस b का फॉर्मूला भाई sin a इनटू में cos b प्लस cos a और इनटू में sin b, ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है। आप इधर साइड में लिख भी लेना भी ऐसे sin a ब्रैकेट में sin फिर ब्रैकेट में a प्लस b, a है ओमेगा टी, b है फाई, sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b फॉर्मूला होता है इस तरह से, और इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 को अंदर मल्टीप्लाई करिए भाई a2 sin ओमेगा टी cos फाई प्लस a2 cos ओमेगा टी और इनटू में sin फाई। भाई मैंने a2 को एम्पलीट्यूड को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्टेंट वेव y इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा। भाई मैंने क्या किया, मैंने इस वाली टर्म के अंदर से और मैंने इस वाली टर्म के अंदर से sin ओमेगा टी को कॉमन ले लिया भाई, यहां से ब्रैकेट में बचा a1 प्लस यहां से ब्रैकेट में बचा a2, साथ में बचा है cos फाई और बाहर sin ओमेगा टी बच गया और प्लस में ये a2 sin फाई को एक साथ लिख देता हूं, cos ओमेगा टी को एक साथ। भाई ओमेगा टी जिसके अंदर आ रहा है वो वेव रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कैसी होगी, और बाकी चीजें जो उसके साथ है वो एम्पलीट्यूड है। तो ये sin फाई a2 sin फाई एक साथ लिख दिया और इन दोनों में से मैंने a sin ओमेगा टी कॉमन लेकर a1 प्लस a2 cos फाई लिख लिया। ऐसा अगर मैंने कर लिया गया है तो भाई बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात देखो यहाँ पर, इससे आगे क्या करने वाले हैं हम, यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे आप, यहाँ तक पहुंचने के बाद क्या करिए a1 प्लस a2 cos फाई में लेट कर लीजिए, लेट a1 प्लस a2 cos फाई को क्या कर लीजिए, देखिए भाई ये पूरी इक्वेशन किसकी है, जो रिजल्टेंट वेव बनी, नई वेव बनी है। भाई एक वेव की इक्वेशन होती है sin ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी की टर्म्स में भाई, तो ये sin ओमेगा टी है, यहाँ cos भी है, ये वाली टर्म्स क्या है यहाँ पर एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। जो नई वेव बनेगी उसके एम्पलीट्यूड क्या होंगे उन्हें रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसलिए a1 प्लस a2 cos फाई को आप a cos फाई लेट कर लीजिए, जिसमें कैपिटल A क्या है, एम्पलीट्यूड है किसका, रिजल्टेंट वेव का। एक वेव S1 से आई है उसका एम्पलीट्यूड कितना है a1, एक वेव किससे आई है S2 से आई है उसका एम्पलीट्यूड कितना है a2। इन दोनों से मिलकर नई वेव बनेगी, हो सकता है क्रेस्ट पे आए तो a1 प्लस a2 बन जाए एम्पलीट्यूड, अपोजिट में आई तो a1 माइनस a2 हो सकता है। तो ये कैपिटल A क्या है, उसी वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। a cos फाई मानकर इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम लीजिए, और इस a2 sin फाई को, इस a2 sin फाई को वेव्स को सोल्व किया जाता है इस तरह से, वेव्स का सॉल्यूशन तो वेव्स का इक्वेशन सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ऐसे किया जाता है, a2 sin फाई को a sin माफ कीजिएगा भाई, ये a1 प्लस a2 cos फाई को a cos थीटा नाम लीजिए, थीटा अब फेज डिफरेंस है, फाइनल वेव जो बनेगी, हमें इंटेंसिटी के फॉर्मूले तक पहुंचना है भाई, ये बीच में हमें स्टेप्स करने पड़ेंगे, लेकिन ये स्टेप्स हैं खाली, इनसे ज्यादा कुछ हमें मतलब नहीं है इस तरह से। तो a1 प्लस a2 cos फाई को a cos थीटा मान लीजिए, a2 sin फाई को a sin थीटा मान लीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दीजिए भाई। और अब आप इन दोनों को पहले तो ले जाकर इस इक्वेशन में पुट करिए ताकि ये एक अच्छी सी फॉर्म बन जाए, फिर आगे बात करेंगे। तो इसमें पुट किया जाए तो y इज इक्वल टू बराबर है, ये a1 प्लस a2 cos फाई को लिख दीजिए a cos थीटा, और यहाँ पहले से ही है sin ओमेगा टी, प्लस ये a2 sin फाई को लिख दिया जाए a sin थीटा, और यहाँ पहले से ही है cos ओमेगा टी। और भाई y इज इक्वल टू a कॉमन ले लेते हैं और इसे ऐसे लिखा जाए फिर से, sin ओमेगा टी के साथ cos थीटा प्लस sin थीटा के साथ क्या है भाई cos ओमेगा टी। और अब ऐसे कहा जा सकता है
अब कहा जा सकता है यहाँ पर क्या कि भाई y मतलब इक्वेशन किसकी, रिजल्टेंट वेव की, a क्या है एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का, sin ओमेगा t cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस sin a cos b प्लस cos a sin b भाई, तो sin a cos b और प्लस sin a cos b प्लस cos a, ऐसे आगे करके लिख देता हूँ cos ओमेगा t और प्लस sin थीटा, एक ही बात है कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला बन गया फिर से sin a प्लस b का sin ओमेगा t प्लस थीटा लिखा जाएगा। पहली बात तो ये प्रूव होती है कि रिजल्टेंट वेव, इन दोनों के सुपरपोजिशन से जो वेव बनी है, रिजल्टेंट वेव इज आल्सो अ हार्मोनिक वेव है, हार्मोनिक वेव बनी है, यानी वो भी साइन और कोस की तरह क्या कर रही होगी, ओसिलेट होगी। एक का क्रेस्ट पे आया तो बड़ा क्रेस्ट बन गया, फिर ये ट्रफ बनाएंगे तो वहां पर, लेकिन इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो मैक्सिमम ही रहेगी, मिनिमम है तो मिनिमम ही रहेगी, इस तरह से वो भी एक हार्मोनिक वेव होगी। ये तो प्रूव करने के लिए कहा जाए तो हम प्रूव कर देंगे, लेकिन ये नहीं पूछा जाता प्रूव करने के लिए भी। मेन बात है हमें इंटेंसिटी जाननी है, कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये जानना है कि मुझे। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग कर दीजिए और फिर एडिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में भाई, पहली और दूसरी इक्वेशन को स्क्वायर कर कर ऐड कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में इसका स्क्वायर करूंगा तो a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर होगा, प्लस इसके लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करूंगा a2 का स्क्वायर होगा sin स्क्वायर फाई होगा इज इक्वल टू, और इन दोनों को करूंगा तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा भाई। इक्वेशंस का स्क्वायर कर दो और फिर उसके बाद क्या कर दो, ऐड LHS में RHS में, इसमें ये a हो गया, ये पूरा b हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर खोला जाए तो a का स्क्वायर और ये बनेगा प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab a1 a2 cos b प्लस पहले से ही यहाँ पर है a2 का स्क्वायर और sin स्क्वायर फाई, और इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बचेगा, जो कि आइडेंटिटी से 1 हो जाता है भाई। तो वो आइडेंटिटी से 1 हो जाता है इस तरह से, और आइडेंटिटी से 1 होने के बाद, एक आइडेंटिटी से 1 हो जाने के बाद a स्क्वायर यानी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कितना होगा इज इक्वल टू बराबर है भाई, यहां से ये a1 का स्क्वायर आया था भाई, इसमें से और इसमें से a2 का स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, ब्रैकेट में यहां से बचेगा cos स्क्वायर फाई प्लस यहां से बचेगा sin स्क्वायर फाई, वो भी 1 हो जाएगा, बच गई ये वाली टर्म प्लस 2a1 a2 और मल्टीप्लाई में cos फाई, यानी एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये थर्ड इक्वेशन नाम देते हैं, एम्पलीट्यूड कितना होगा रिजल्टेंट वेव का अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। दो वेव्स के सुपरपोजिशन से एक नई वेव बनी है, उस नई वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो ये कोई नई बात नहीं भाई, ये a1 a2 एम्पलीट्यूड है मतलब डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है, इस फॉर्मूले से तो निकालते थे, अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा निकालते थे ना, वही आया है ये a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए दो वेक्टर्स का रिजल्ट है। इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है ज्यादा, न्यूमेरिकल्स इस पे पूछे जा सकते हैं, a1 a2 एम्पलीट्यूड दे दिया जाए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंस है कि तीसरी इक्वेशन को किसी के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी इसे किसी के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये के a का स्क्वायर हो गया, ये के a1 का स्क्वायर हो गया, ये के a2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी के आ गया, भी 2 के साथ लिख देता हूँ, एक बार a1 एक बार a2 cos फाई, तो k से पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अगर मान लो थोड़ी देर पहले तो बताया है, थोड़ी देर पहले ही तो बताया है, इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के,
तो इंटेंसिटी में के कांस्टेंट आने पर क्या लिखा जा सकता है, के ए का स्क्वायर भाई। तो इंटेंसिटी कितनी होगी, ये एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के कांस्टेंट आया तो I इज इक्वल टू के ए का स्क्वायर इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। तो ये फाइनल एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का, तो ये फाइनल इंटेंसिटी I भाई कितनी होगी उस पॉइंट पर जहां ये दोनों वेव्स जाकर क्या कर रही हैं, सुपरपोज कर रही हैं। जहां ये दोनों वेव्स पहुंचकर सुपरपोज कर रही हैं वहां इंटेंसिटी कितनी होगी, उस पॉइंट पर I इंटेंसिटी होगी भाई। क्या फॉर्मूला बना इज इक्वल टू, पहले S1 से जो लाइट आई है उससे कितनी इंटेंसिटी है भाई, I1 बन गई क्योंकि A1 था यहां पर भाई। ये A2 है तो ये दूसरे सोर्स से कितनी लाइट आई है उसकी इंटेंसिटी होगी भाई, प्लस यहां ये फॉर्मूला नहीं बन पा रहा, ना A का स्क्वायर है ना, तो यहां थोड़ा सा जुगाड़ कर दिया भाई मैंने, अंडर रूट के अंदर लिख दिया के को, अंडर रूट के अंदर लिख दिया के को भाई, के है यहां पर अंडर रूट के इनटू अंडर रूट के हो जाएगा। A1 था अंडर रूट के अंदर A1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, A2 है अंडर रूट के अंदर A2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और साथ में कौन था भाई, cos फाई, साथ में था कौन भाई, cos फाई। अगर ऐसा था तो अब देखना भाई, जहां पर ये दोनों लाइट जाकर सुपरपोज करेंगी वहां रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी, पहले से कितनी इंटेंसिटी है I1 प्लस दूसरे से कितनी है I2 प्लस 2 अंडर रूट के अंदर ये I1 लिखा जा सकता है भाई, ये अंडर रूट दोनों ही अंडर रूट में है तो एक साथ लिख दिया, अंडर रूट I1 I2 और मल्टीप्लाई में cos फाई है भाई यहां पर। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का क्या है, फॉर्मूला बन गया है यहां पर कि जब दो लाइट आई हैं, दो वेव्स आई हैं, एक S1 से एक S2 से, एक की इंटेंसिटी I1 एक की इंटेंसिटी I2 है, और ये जब किसी पॉइंट पर जाकर सुपरपोज करेगी, ऐसा पॉइंट जहां पर इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, फाई, फाई 0 होगा सेंट्रल ब्राइट की बात करूंगा, और किसी पॉइंट की बात करूं फाई चेंज होता जाएगा, तो फाई कुछ फेज डिफरेंस है, अगर एक से I1 इंटेंसिटी आई, एक से I2, तो ये दोनों इंटेंसिटी जुड़कर मैक्सिमा बनाएंगी, मतलब लाइट लाइट के साथ जुड़कर बड़ी ज्यादा इंटेंसिटी दिखाएंगी, या लाइट लाइट को कैंसिल कर डार्क कर देंगी वहां पर, वो इस फॉर्मूले से पता चलेगा। और अब इसी फॉर्मूले से आगे बढ़ जाइए, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया मेरे पास, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई ये। इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी, ये उसका फॉर्मूला आ गया है मेरे पास। और अब है कंडीशंस भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, आपसे ये कहा जाएगा कंडीशन बताइए, तो भाई वो कंडीशन ही बता रहा हूं मैं, लेकिन मैंने पहले फॉर्मूला डेराइव किया इंटेंसिटी का। 2 से 3 मार्क्स में अगर आपसे 5 नंबर में पूछा गया है तो पहले ये y1 y2 की वैल्यू लेकर डेराइव कर इंटेंसिटी का फॉर्मूला लाना, फिर ये कंडीशन बताना। सिर्फ 2 मार्क्स में पूछा गया है तो यहां से बता दीजिए, 2 या 3 मार्क्स में पूछा गया, डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करिए। कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, कहां पर लाइट ज्यादा होगी, कहां पर लाइट कम होगी, इसकी क्या कंडीशंस होंगी मैं बताता हूं भाई आपको। आप क्या करिए, सेपरेशन कर लीजिए लाइन खींचकर इस तरह से, और ये सेपरेशन कर लिए ना आपने। नंबर 1 बात भाई, मैं यहां किसके बारे में बात करने वाला हूं, मैक्सिमा की बात करने वाला हूं। क्वेश्चन में कह देगा मैक्सिमा की कंडीशन बताइए, यानी जहां लाइट मैक्सिमम हो गई है उसकी कंडीशन बताइए। अरे क्वेश्चन आपको ये भी कह सकता है कि भाई ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन बताइए, ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन बताइए, मतलब ब्राइट फ्रिंज कब बनते हैं, कहां बनते हैं ब्राइट फ्रिंज। आपको ये भी कह सकता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बताइए भाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बताइए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बताइए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बताइए। लाइट लाइट के साथ ऐड होकर मैक्सिमम लाइट कर देगी, ब्राइट हो जाएगा, जुड़ गई है लाइट लाइट के साथ, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। ये तीनों नाम यूज किए जा सकते हैं। और मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए भाई, क्या कंडीशन होनी चाहिए भाई, मैंने इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट। मैंने इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 I2
और मल्टीप्लाई में लिखा मैंने cos फाई। सिलेबस से कट गया इसलिए मैंने बताया नहीं। I1 पॉजिटिव I2 पॉजिटिव, मतलब ये बात सिलेबस से नहीं कटी है तो मैं बताऊंगा। इंटेंसिटी पॉजिटिव ये वाली टर्म भी पॉजिटिव है यहां तक भाई। माइनस होने की बात ही कहां आई फिर? cos की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी मिनिमम होगी या इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। फाई की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि cos की वैल्यू नेगेटिव होगी या cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी। भाई इस टर्म को कहा जाता है इंटरफेरेंस टर्म। बस एक ही बार बताऊंगा, अब मत याद करना क्योंकि सिलेबस में नहीं है इस बार ये बात कि इंटरफेरेंस टर्म कहते हैं इसे। क्यों? क्योंकि कैसा इंटरफेरेंस होगा, मैक्सिमा बनेगा मिनिमा, इसकी वैल्यू पे डिपेंड कर रही है वो सारी चीजें। तो बस एक बार बता दिया, दोबारा नहीं सोचेंगे। बस अब तो ऐसे सोचिए, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, cos की वैल्यू कैसी होगी उस पर डिपेंड करेगा कि स्क्रीन पर इंटेंसिटी कैसी होगी। अगर भाई क्या है, कंस्ट्रक्टिव की बात करने वाले हो, cos फाई की वैल्यू अगर मैक्सिमम है, cos की वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी भाई। और आप जानते हैं cos की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। अरे ये होती कब है? ये तो होता है, ऐसा कब हो सकता है, ये फाई एंगल अगर 0 डिग्री हो तो cos की वैल्यू 1 होगी, मैक्सिमा बनेगा। कहां पर? सेंट्रल ब्राइट भाई, वहां पर कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया था, दोनों ने सेम नंबर ऑफ साइकिल्स बनाई थी, दोनों ने सेम एंगल ट्रेवल करे थे। फाई की वैल्यू कितनी थी? 0। क्रेस्ट क्रैश पर ट्रफ ट्रफ पर सेंटर पर ब्राइट बनेगा फाई, क्योंकि वहां पर 0 है भाई। जहां 0 डिग्री का एंगल होगा कोई डिफरेंस नहीं होगा वहां पर। इसके बाद भाई cos की वैल्यू 1 कितने पे होती है? 2 पाई पर। जिसने एक साइकिल, ऐसा पॉइंट जहां एक साइकिल एक्स्ट्रा बनाई होगी वहां 2 पाई का डिफरेंस आ जाएगा, वहां पर भी एक मैक्सिमा बनेगा। 4 पाई का एंगल हो, 6 पाई का एंगल हो, चलते चले जाइए भाई, ऐसे सभी पॉइंट्स पर क्या बनेगा? एक ब्राइट बनेगा। वहां लाइट का क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ आएगा, ट्रफ ट्रफ के साथ आएगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मैक्सिमा बनेगा, ब्राइट बनेगा भाई वहां पर। तो फिर ये ऐसे केस में पाथ डिफरेंस क्या होगा? फाई की अगर ये वैल्यूज हैं तो पाथ डिफरेंस की क्या वैल्यूज होंगी? कल एक फॉर्मूला लिखवाया था कि भाई 2 पाई p बाई लैम्बडा बराबर किसके? फाई के। p क्या है? पाथ का डिफरेंस, कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया। लैम्बडा लाइट की वेवलेंथ, फाई क्या है? फेज डिफरेंस। अगर फाई की वैल्यू 0 डिग्री है, यहां फाई की वैल्यू 0 डिग्री पुट करूं, सब कुछ 0 हो गया, यानी ऐसे पॉइंट्स जहां पर पाथ डिफरेंस कितना हो? 0। कहां पर है? सेंट्रल ब्राइट पर है, वहां ब्राइट बनेगा। पाथ फाई की वैल्यू 2 पाई रख दूं, 2 पाई से 2 पाई कट गया, p बाई लैम्बडा बराबर 1, लैम्बडा इधर जाएगा, यानी जहां पाथ डिफरेंस लैम्बडा होगा, ऐसे चलते जाइए, जहां 2 लैम्बडा होगा, 3 लैम्बडा होगा, यूं चलते जाएं, ऐसे पॉइंट्स जहां पर जो पाथ का डिफरेंस है, यानी एक लाइट ने दूसरी से एक कोई लैम्बडा कोई एक्स्ट्रा ट्रैवल नहीं किया, या तो सेंट्रल ब्राइट एक लैम्बडा एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है, फर्स्ट ब्राइट 2 लैम्बडा एक्स्ट्रा ट्रैवल करें, तीसरा ब्राइट बनेगा, 4 लैम्बडा एक्स्ट्रा ट्रैवल करें उस पॉइंट पर, चौथा ब्राइट, इन सभी पॉइंट्स पर ब्राइट बनेंगे। जनरल कंडीशन लिख देता हूं भाई, पाथ डिफरेंस बराबर n लैम्बडा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा। अगर लैम्बडा का इंटीग्रल मल्टीपल है पाथ डिफरेंस भाई, उन सभी पॉइंट्स पर क्या बनने वाला है भाई? ब्राइट बनने वाला है। n की वैल्यू 0 1 2 3 से स्टार्ट हो जाती है इस तरह से। आइए भाई यहां पर क्या बनाइए? मिनिमा बनाइए। मिनिमा कब बनेगा? डार्क फ्रिंज कब बनेगा? लाइट को कब तोड़ेगी? कहने का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? कहने का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब डार्क बनाना, मिनिमा बनाना। भाई जब cos की वैल्यू मिनिमम होगी तो ये मिनिमा बन जाएगा, और cos की वैल्यू कम से कम कितनी? देखो I1 I2 पॉजिटिव है तो ये लाइट मिनिमम होगी, मैक्सिमम cos पे डिपेंड करता है। cos की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, ये कंडीशंस आ गई। पाथ डिफरेंस n लैम्बडा जब होगा तो मैक्सिमा बनेगा। cos की वैल्यू मिनिमम -1 हो सकती है, और भाई ये होता है जब ये फाई एंगल कितना हो? पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो। ओड मल्टीपल जब होगा, जब इवन मल्टीपल होता है पाई का तो 1 होती है वैल्यू, क्योंकि ये होती है भाई cos की वैल्यू n पाई पर -1 की पावर क्या होती है? n पाई पर। तो जब ओड मल्टीपल होगा यहाँ पर पाई का तो cos की वैल्यू -1,
और जब इवन मल्टीपल होगा तो cos की वैल्यू +1 भाई। इन एंगल्स पर 6 पाई नहीं भाई 7 पाई आएगा, तो इन एंगल्स पर cos की वैल्यू -1 होगी। अगर फाई की वैल्यू है तो भाई 2 पाई p बाई लैम्बडा बराबर है फाई के, ये फॉर्मूला अभी यहां भी यूज किया था, यानी पाथ डिफरेंस फाई की वैल्यू पाई रखूंगा, पाई से पाई कटेगा 2 बाई लैम्बडा, लैम्बडा ऊपर जाएगा 2 करके देख लेना भाई, वैसे जरूरत नहीं आपको पता है। पाई का डिफरेंस आता है आधी वेव में, और भाई 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई सॉरी लैम्बडा बाई 2 भाई, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2, 7 लैम्बडा बाई 2, ये अगर बात करी जाए तो भाई यानी पाथ डिफरेंस जब भी ओड मल्टीपल होगा किसका, लैम्बडा बाई 2 का, यानी जब p की वैल्यू क्या होगी 2n-1 होगी किसकी, लैम्बडा बाई 2 की, ऐसे सभी पॉइंट्स पर क्या बनेगा भाई, एक डार्क बनेगा, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, जहां पर 2n-1 और यहां n की वैल्यू स्टार्ट हो जाती है 1 से 2 से 3 से। भाई मैंने यहां 0 से क्यों नहीं स्टार्ट करी, कोई सेंट्रल डार्क नहीं बनेगा, पहला डार्क बनेगा, यहां पहले ब्राइट से पहले एक सेंट्रल ब्राइट बनेगा, इसलिए n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है गाइस। तो जहां पर पाथ डिफरेंस n लैम्बडा होगा वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एक ब्राइट फ्रिंज बनेगा, और जहां पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्बडा बाई 2 होगा वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एक डार्क फ्रिंज बनेगा, मिनिमा बनेगा। तो ये बातें आपको क्लियर रहे ताकि मैं अगली बार न्यूमेरिकल्स के साथ आऊं तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए, सब कुछ समझ पाएंगे, एक एक बात को सुने जो मैंने बोली है इस वीडियो में, एक एक बात को लिखें जो मैंने, भाई पिछली बार नहीं लिखवाया मैंने ज्यादा, इस बार सारा लिखना है, सब कुछ लिख डालिए भाई। थैंक्स गाइस।